Hello everyone. Welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 29th May 2025. अब हम डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। और तो हमारी पहली न्यूज है प्रेस यूएस वीजा अपॉइंटमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स पुट ऑन होल्ड। देखिए क्या है कि जब से यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनका ये सेकंड टर्म है, तब से यूएसए में कुछ बड़े ही स्ट्रिक्ट फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक डिसीजन उनका ये है कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएसए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके वीजा प्रोसेस को होल्ड पर रख दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है, बट दिस मे नॉट बी द कंफर्म रीजन। कि अभी इससे पहले आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने किस पर, पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से, और फिर बाद में क्या हुआ जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, या भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, तो कुछ दिन बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ या सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। अब पॉइंट ये है कि इस सीज फायर का जो क्रेडिट है वो लिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन भारत सरकार का कहना यह है कि हमने किसी के प्रेशर में आकर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि ये जो सीज फायर एग्रीमेंट था, इट वाज द डिसीजन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, मींस द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन गया, जिसमें कुछ ऑफिसर्स थे, वहां वो यूएसए में गए। अब जब हमने ये सही बात यूएसए में जाके बताई, तो ये जो डिसीजन है जिस पर कि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीजा प्रोसेस को होल्ड पर रख दिया गया है, उसके बाद ही ये डिसीजन आया है। अब ये जो डिसीजन है यूएसए सरकार का, ये एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, उसका रीजन है, देखिए हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो सालों साल से इस बात का वेट कर रहे थे कि वो यूएसए में जाके स्टडी करेंगे, और अब एन मौके पर एन टाइम पर उन्होंने इस प्रोसेस को होल्ड पर रख दिया है। तो इससे हमारे देश के हजारों स्टूडेंट्स जो कि यूएसए में पढ़ना चाहते थे, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या उनका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो डिले होगा। ठीक है। वहीं अगर हम यूएसए सरकार की बात करें, तो उनका कंसर्न ये है कि हम किसी भी ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे जो कि यूएसए की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि भाई देखिए, आप प्रॉपर बैकग्राउंड आप चेक करें किसी भी स्टूडेंट की, और अगर वास्तव में वो सिक्योरिटी को थ्रेट है तो उसको एडमिशन मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे जो इनोसेंट स्टूडेंट हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं और वास्तव में डिजर्व करते हैं कि वो यूएसए में स्टडी करें, उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। दिल्ली पुलिस टेक डाउन पावर चैलेंज्ड। तो देखिए क्या है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये पावर दी कि जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है उसको दिल्ली पुलिस किसी भी पर्सन को नोटिस जारी कर सकती है, और दिल्ली पुलिस उसको रेगुलेट कर सकती है, या किसी पर्सन की किसी कंटेंट के प्रति एक्सेस को ब्लॉक कर सकती है। ये पावर दे दी गई दिल्ली पुलिस को। किसने दी ये पावर? ये पावर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। किसके द्वारा दी? दिस वाज गिवन बाय अ नोटिफिकेशन। तो बेसिकली नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन एक कानून ही होता है। तो एक कानून का दूसरा नाम ही नोटिफिकेशन है। अब देखिए जनरल क्या होता है कि एक तो होता है कानून जो कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में एक प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा होता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या है कि नोटिफिकेशन कंसर्न अथॉरिटी इसको इशू करती है, और ये नोटिफिकेशन की पावर उतनी ही होती है जितनी की एक कानून की पावर होती है। अब हम इसको समझते हैं। तो इसको चैलेंज किया गया है किसने? एक पेटिशनर है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। ये डिजिटल राइट एडवोकेसी ग्रुप है, और इसने इसकी जो पावर है, जो कि पावर दिल्ली पुलिस को दी गई है, किसके द्वारा? इसके गवर्नर के द्वारा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा,
लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो पावर दी गई है उसको चैलेंज किया गया है। अब चैलेंज का आधार क्या है? चैलेंज का बेस ये है कि देखिए जो दिल्ली पुलिस है या ये पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है उसका मेन पर्पज होता है किसी भी अपराध में इन्वेस्टिगेशन करना। अब रेगुलेट करना उसका पावर नहीं है। तो अब यहाँ पर पावर दे दी गई है उसको रेगुलेशन की, यानी कि वो सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करेगी। तो रेगुलेटरी पावर इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोनों पावर में अंतर होता है। तो यहाँ पर इनका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का एलिगेशन ये है और एप्रीहेंशन ये है कि इससे जो दिल्ली पुलिस है वो एक आर्बिट्ररी मैनर में काम कर सकती है और लोगों के राइट का वायलेशन कर सकती है। इसीलिए ये जो पावर दी गई है ये पावर उससे ली जानी चाहिए। अब ये पावर किस रेफरेंस में दी है तो इसके लिए अब हम समझते हैं देयर इज सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये कहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए, या इस पावर को वो किसी दूसरे ऑफिसर को या डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर सकती है। लेकिन इसकी जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड कौन सी हैं? ग्राउंड यही है कि अगर वो इंफॉर्मेशन सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और किसी अपराध को उकसाने से रोकती है या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने से रोकती है। तो यहाँ पर जो पेटिशनर है उसका कंसर्न ये है कि ये जो पुलिस की पावर है वो केवल इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है और पुलिस को रेगुलेटरी पावर नहीं दी जानी चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। Social media vetting student hopeful for studying in US now looking at colleges in other country। तो जैसा अभी हमने आपको डिस्कस किया, ये फर्स्ट न्यूज थी हमारी, उसमें ये है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूएसए में पढ़ना चाहते थे, अब क्योंकि यूएसए में जो वीजा प्रोसेस है वो डिले हो गया है, उसको होल्ड पे रख दिया गया है और कब तक वो होल्ड पर रहेगा ये भी कोई इसमें सर्टेनिटी नहीं है या कोई निश्चित डेट नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो यूएसए में स्टडी करेंगे, अब वो अदर कंट्रीज में मींस ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्रीज में अपने लिए अपनी एजुकेशन के लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग गुरुग्राम से हैं और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एपेक्स कोर्ट ऑर्डर प्रॉब इनटू आसाम फेक एनकाउंटर्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो ऐसा एलिगेशन है आसाम की पुलिस पर कि उसने 170 लोगों का फेक एनकाउंटर किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फेक एनकाउंटर क्या होता है। देखिए, हमारे देश में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो आर्टिकल कहता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को या उसकी पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही लिया जा सकता है। एनकाउंटर जब हम किसी को मारते हैं तो ऑब्वियसली हम उसका जीवन लेते हैं, मींस हम उसकी लाइफ को लेते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि कानून कहता है कि आप किसी भी पर्सन की लाइफ को केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही ले सकते हो। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना। और किसी को कैपिटल पनिशमेंट कब दी जाती है? जब वो कोई पर्सन ऐसा अपराध करता है कि जिसमें कैपिटल पनिशमेंट एक पनिशमेंट होता है। अब एनकाउंटर जो है, एनकाउंटर अगर किया जा रहा है और वो फेक एनकाउंटर है तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का पार्ट नहीं है। तो जब यहाँ पर एलिगेशन लगे तो इस एलिगेशन को ध्यान में रखते हुए और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसको भी डायरेक्ट किया गया है कि भाई इसमें जांच की जाए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी पर्सन का फेक एनकाउंटर किया जाता है तो उसका जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 21 में।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कुछ गाइडलाइंस दी थी जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। दिस इज द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2014। ये 2014 का डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फेक एनकाउंटर से संबंधित कुछ डायरेक्शंस दी हैं और उसको रोकने के लिए कुछ मेजर्स बताए हैं। इसमें आसाम गवर्नमेंट खुद इस बात को मान रही है कि कुछ जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो फेक हुए हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए क्या है कि जो लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस जो है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। तो लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में एक तो स्पीकर होता है और एक होता है डिप्टी स्पीकर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन हमारे देश में पिछले 6 ईयर से डिप्टी स्पीकर को, किसी भी पर्सन को डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया गया है। अब ऐसा क्यों? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात देखें तो इससे संबंधित प्रोविजन है आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है द मैंडेट द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर एज सून एज मे बी। वो कहता है कि डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए। इट इम्प्लाइज अर्जेंसी नॉट डिस्क्रिशन। तो मतलब जो सरकार है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट का हाउस है और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, कंसर्न मेंबर्स हैं, उन पर ये उनका ये डिस्क्रिशन नहीं है कि वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करें या ना करें, बल्कि ये मैंडेटरी डायरेक्शंस हैं किसकी तरफ से? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना ही चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा है आर्टिकल 94 कहता है ensure the continuity of the deputy speaker's office until resignation, removal and disqualification। मींस अगर कोई डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन नहीं देता है या उनको रिमूव नहीं किया जाता है या वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो उनके ऑफिस को मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना मैंडेटरी है। थर्ड, अगर हम आर्टिकल देखें 180, ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम करेंगे इन द केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसके स्पीकर के ऑफिस में वैकेंसी होगी तब ये काम करेंगे। ऐसा ही रूल 8 कहता है, लोकसभा रूल 1952 का। वो कहता है कि इलेक्शन डेट इज टू बी फिक्स्ड बाय द स्पीकर, यानी कि डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो स्पीकर के द्वारा फिक्स की जानी चाहिए। दूसरा है इट रिक्वायर ए मोशन टू बी मूव्ड टू इलेक्ट द डिप्टी स्पीकर, और इसके बाद एक मोशन होना चाहिए जिसके द्वारा डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाना चाहिए। अब होता क्या है जनरली कि जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो रूलिंग पार्टी की होती है और गवर्नमेंट की होती है, यानी कि जिस पार्टी की देश में सरकार है वो उसकी होती है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो जनरली अपोजिट पार्टी की होती है, या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या जो कि सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्टी है लेकिन वो अपोजिशन में उसकी होती है। तो अब अगर हम ये पोस्ट अपॉइंट करते हैं तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहती है और एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन इस पोस्ट को पिछले 6 ईयर से नहीं फिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारे देश की, उन पर एक क्वेश्चन मार्क है। अब हम देख लेते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर का काम क्या है। नॉट जस्ट ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्पीकर, प्रिसाइड्स ओवर द इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये मतलब डिप्टी स्पीकर का केवल यही काम नहीं है कि वो स्पीकर की एब्सेंस में काम करे, बल्कि वो बहुत सारी पार्लियामेंट की ऐसी कमेटीज होती हैं जिनको वो प्रिसाइड ओवर करते हैं या जिनको वो अध्यक्षता करते हैं। दूसरा है इट एंश्योर्स न्यूट्रलिटी एंड कंटिन्यूटी ड्यूरिंग डिबेट्स। तो जब डिबेट होती है तो वो न्यूट्रल पर्सन की तरह पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है उसको स्मूथली उनका फंक्शन करने में अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट है एक्ट एज स्पीकर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ वैकेंसी, यानी कि एब्सेंस और वैकेंसी, यानी जब हमारे स्पीकर साहब नहीं होते तो उस समय पर डिप्टी स्पीकर ही उनके कार्य को करते हैं या उनकी जगह काम करते हैं।
तो जैसा अभी हमने बताया कि काफी दिन से ये इसको नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। हाउ हैज सुप्रीम कोर्ट डेविएटेड फ्रॉम द पॉक्सो इन द रिसेंट जजमेंट। तो ये केस है 2012 का, और इसमें हुआ क्या कि जैसा कि आप जानते हैं 2012 में पॉक्सो एक्ट आया, और पॉक्सो एक्ट को लाने का मेन पर्पज ये था कि जो किसी भी बॉय के साथ या किसी भी गर्ल के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो ऐसे अपराधी को पनिश किया जाना चाहिए। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, यानी कि इसमें अगर सेक्सुअल ऑफेंस बॉय या गर्ल दोनों के साथ होता है तो दोनों के केस में ही डिसीजन लिया जाता है या एक्शन लिया जाता है। अब इसमें हुआ क्या कि वेस्ट बंगाल का एक केस है जिसमें 13 इयर्स ओल्ड एक गर्ल है, और पहले वो अपने घर से लापता हुई, और बाद में कुछ दिन बाद उसको पता चला, और इसमें एक 25 ईयर ओल्ड का पर्सन है, यानी कि मेल है। बाद में पता चला कि वो उसके पास पाई गई, और बाद में ये भी पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब पॉइंट ये है कि जब उस पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया, तो उसने ये डिफेंस ली कि ये जो उनके बीच जो भी रिलेशनशिप थी या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, इट वाज विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल। लेकिन ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, ये कहता है कि कोई भी माइनर गर्ल जिसकी एज 18 इयर्स नहीं हुई है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट नहीं दे सकती। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको, अपराधी को, इस बात पर छोड़ दिया कि भाई ये कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस डिसीजन को पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर एक कंसर्न ये आया कि जो लड़की है, जो कि विक्टिम है, वो फिर भी उस पर्सन को सपोर्ट कर रही है, और वो उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है। लड़की को उसके घर वालों ने छोड़ दिया है, और सोसाइटी ने भी उसको छोड़ दिया है, यानी कि ना तो उसके घर वाले या उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही सोसाइटी उसको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर्सन को सजा मिलनी चाहिए थी, उसको विदहोल्ड कर दिया है। अब सरकार ने, इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है कि देयर इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे अगर हम देखें कि पॉक्सो एक्ट में तो सजा है, लेकिन क्यों कि वो लड़की उसको सपोर्ट कर रही है, वो कह रही है कि जो भी हमारे बीच में हुआ इट वाज कंसेंसुअल एक्ट। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इवोक किया, और 142 पावर देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को टू पास एनी ऑर्डर, एनी डिक्री और जजमेंट टू डू द कंप्लीट जस्टिस। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री पास कर सकते हैं टू डू द कंप्लीट जस्टिस। लेकिन इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि इसको एज ए प्रेसिडेंट नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है। तो देखिए, देयर इज आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 141 कहता है कि एवरी डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिकम्स लॉज ऑफ द लैंड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन देश का कानून बन जाता है। तो अब वैसे तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो ये भी कानून बनना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि इसको एज ए प्रेसिडेंट ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इस पर्सन की, जो एक्यूज पर्सन की जो पनिशमेंट है, उसको विदहेल्ड किया है या विदहोल्ड किया है, तो उसका मतलब ये है कि ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, इसीलिए इसको एक एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि जनरल रूल के तौर पर देखा जाना चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। लोकपाल गिव्स क्लीन चिट टू मधाबी बुच इन हिंडनबर्ग केस। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हिंडनबर्ग एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने हमारे देश के बिजनेसमैन श्री गौतम अडानी जी की कंपनी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, और उन्होंने कहा था कि ये बड़े कुछ तरह का फ्रॉड करते हैं या कुछ तरह के कानून का वायलेशन करते हैं। और उसमें एलिगेशन ये भी लगे थे कि जो सेबी की चेयरपर्सन थी फॉर्मर, मधा भाई पूरी बुच, ये इसमें इन्वॉल्व थी, यानी कि इन्होंने भी उस इलीगल एक्ट को करने के लिए सपोर्ट किया। तो अब जब इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे तो इनके खिलाफ एफआईआर हुई, और बाद में जब इस बात को लोकपाल ने देखा, तो लोकपाल को
केवल हिंडनबर्ग रिसर्च एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए आरोपों के अलावा कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दी गई जो कि इनके अगेंस्ट जाए। इसीलिए लोकपाल ने इनको क्लीन चिट दे दी है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पर्सन के खिलाफ केस केवल इस आधार पर नहीं कर सकते कि किसी फॉरेन कंट्री की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, जब तक कि आपके पास कुछ अच्छे और रिलायबल एविडेंसेस ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कैबिनेट अप्रूव्स हाइक इन एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप आउटले स्टैंड्स एट 2.07 लाख करोड़। तो देखिए, भारत सरकार ने और भारत सरकार की कमेटी ने, जिसको चेयर किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने हमारी फसलों के कुछ फसल हैं इसमें जिनके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि उस पैसे से या उतनी कीमत से कम प्राइस पर उसको नहीं खरीदा जाएगा। यानी कि जब हम मार्केट में अपने सामान को बेचने जाते हैं, यानी कि जब कोई किसान होता है, सपोज मैं एक फार्मर हूँ और मैं वीट का प्रोडक्शन करता हूँ, अब मैं अपने वीट को लेकर मार्केट में गया, तो मार्केट में जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली मेरी फसल को हायर रेट पे खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कोई मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो वहां पर मुझे मेरी फसल को सरकार खरीदेगी और वो सरकार उसका मिनिमम प्राइस देगी। तो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो किसान की फसल है उसको कम से कम इतने पैसे पर तो खरीदा ही जाएगा, और ये गारंटी देती है सरकार। अब इससे क्या होता है कि जो फार्मर है उसका लॉस नहीं होता, यानी कि उसके पास एक गारंटी होती है कि अगर मेरी फसल को कोई भी नहीं खरीदेगा तो एटलीस्ट गवर्नमेंट मेरी फसल को इतने प्राइस पर खरीद लेगी। अब इसमें देखिएगा, नागर सीड्स जो है इनका एमएसपी 2024-25 में था 8,717। अब इसको बढ़ा दिया गया 25-26 में 9,537। तो इसमें 820 रुपए को बढ़ा दिया गया है। सिमिलरली रागी में आप देखें तो पहले 4290 था, अब ये 4886 हो गया, यानी कि 596 का इसको इंक्रीज किया गया। कॉटन में इट वाज 7121, अब ये 7710 हो गया, मींस 589 को इंक्रीज किया गया। तो इन फसलों पर जो हमारी भारत सरकार है उसने किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.